Hi guys, welcome to Unacademy Law. My name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. So आज का जो हमारा सेशन है the discussion in our What's on series जिसमें हम we talk about the current affairs which are in news. और ये इस सीरीज़ में हमारा सिक्स्थ सेशन है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं फार्म लॉज इन इंडिया के बारे में। सो वी नो दैट फार्म लॉज इन इंडिया हैव बिन रिपील्ड, दे हैव बिन विड्रॉन। और बहुत एक साल से ऊपर से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है इस इन फार्म लॉज के ऊपर, एंड फाइनली दे हैव बिन विड्रॉन। सो इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फार्म लॉज एग्जैक्टली थे क्या, और उनको क्यों इतना कंट्रोवर्शियल क्यों था वो, व्हाई वर द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग फॉर ओवर अ ईयर ऑन दीज फार्म लॉज। एंड अभी भी जब ये रिपील हो गया है तो भी देर आर सम डिमांड्स दैट द फार्मर्स वांट देम टू बी फुलफिल्ड। सो इस सेशन में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक अ मोमेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर पीपल हु डोंट नो मी और हु हैव जॉइन माई सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा नाम नेहा सिंह है और मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से इन द ईयर 2020। मैंने अपना BLLB किया है UPS देहरादून से इन द ईयर 2019। I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास टीचिंग और मेंटरिंग एक्सपीरियंस है ऑफ अबाउट 4 years. सो लाइक आई सेड, हमारा डिस्कशन है आज फार्म लॉज इन इंडिया के ऊपर। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या थे फार्म लॉज जो हैं वो, क्या थे एग्जैक्टली क्यों कंट्रोवर्सी थी उनको लेकर, और फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, और अभी के टाइम पे क्या सिचुएशन है, लाइक व्हाट आर द फार्मर्स डिमांडिंग नाउ वंस दोज फार्म बिल्स हैव बीन विड्रॉन। सो So just to give you a gist of why this particular topic is relevant as of right now, is because 19th November को, अभी 19th November 2021 को, Prime Minister Narendra Modi addressed the nation and said that the government has decided to repeal the 3 controversial agricultural laws that were passed in Parliament's monsoon session in September 2020. ठीक है, so last year मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट ने 3 लॉज पास किए थे विथ रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर, एंड जिनको फाइनली 19th November को द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील दोज लॉज एंड withdraw from those laws. And he also urged the farmers to return to their homes and start afresh. So we know that the farmers had been protesting for over a year, and after repealing these laws, what Narendra Modi has, Prime Minister Narendra Modi has requested the farmers that they return to their homes and then and start afresh. So एक बार बस गौर करते हैं इस कि एग्जैक्टली वो फार्म लॉज थे क्या, ठीक है। सो सितंबर 2020 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो तीनों एग्रीकल्चरल बिल्स थे उनको असेंट दे दिया था, और वो एग्रीकल्चरल एक्ट्स कौन से थे? सो द फर्स्ट वन वाज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट ऑफ 2020. The second act was Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act of 2020. And the third act was Essential Commodities Amendment Act of 2020. ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों एक्ट्स के नाम हमने देख लिया। अब हम एक एक करके ये देखेंगे कि कौन से इनके प्रोविजंस थे जो कि कंट्रोवर्शियल थे, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट गाइज, बट before that let me just walk you through Unacademy Plus और उसके features. If you haven't yet taken Unacademy Plus का subscription, I highly recommend कि ले लो, क्योंकि आपको options मिलते हैं जैसे you can raise a hand and talk to your educators in live classes, you get access to unlimited quizzes, you get access to live and recorded sessions anytime anywhere, you get the opportunity to learn from the best of educators and LLU alumni, you get access to weekly events, you get access to national mock test and weekly sectional test. अगर आप CLAT 2022 के एस्पिरेंट हैं तो हम आपके लिए एक्सेल लॉ नाम का एक बैच लेके आ रहे हैं। ये 6 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। ये 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलेगा, इसमें आपको लाइव वॉइस सॉल्यूशंस मिलेंगे बाय योर टॉप एजुकेटर्स, इसमें आपको 50+ एडिशनल मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स और जीके का कंपेंडियम मिलेगा। इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस कृति सिंह, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर दिव्य कुमार गर्ग, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस जिज्ञासा, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस ऋचा पांडे, और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर यश शर्मा। गाइज, अगर आप LSAT 2022
देना चाहते हैं, सो आपके लिए हम एक 30 डेज क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। इसका नाम है लेट्स क्रैक एलसैट। ये 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश में होगा ये बैच। ये 1 महीने का बैच है, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया। इसमें भी आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर प्रियांशु जैन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे मिस जिज्ञासा और मिस्टर समीर खान, और एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस पूर्वी मिश्रा। नेक्स्ट, अगर आप क्लैट 2023 के एस्पिरेंट हैं तो हम आपके लिए गैवल मेकर्स नाम का एक बैच लेके आ रहे हैं। ये 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये। इसमें भी आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए। इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस पूजा अमन, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस्टर कुशाल सिंह, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस आयुषी राजपूत, जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर केशव मिलपानी और मिस्टर जगदीश चंद्र जांगीर, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर श्याम सराफ। गाइज, अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट कॉस्ट यू 1400 रुपीज़ पर मंथ। एक साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 1995 रुपीज़ पर मंथ। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 4200 रुपीज़ पर मंथ। सो यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर सब्सक्रिप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और इन प्राइसेस पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, लॉयर अप इज माई कोड, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड लॉयर अप मेरा कोड इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप। सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी। सो व्हेन आई से लॉयर अप, आई वांट यू गाइज टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स। Next, there's also a live quiz feature on Unacademy app, जहाँ पे you can either host a quiz and ask your friends to join, or you can join a live quiz that is scheduled by your educators हर Saturday सुबह 11 बजे. So it's actually हर alternate Saturday, it's not हर Saturday. हर alternate Saturday ULAT का टेस्ट होता है, Unacademy Law Aptitude टेस्ट का. It's a 60 minutes test, 60 question for 60 marks. इसके अलावा वीकली T20 टेस्ट भी होते हैं जिसमें हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, एंड दिस टेस्ट इज ओपन फॉर एवरीवन. उसके अलावा वी हैव कम अप विद अ बग्स बाउंटी फीचर, जहाँ पे अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है किसी भी वीडियो में तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. एंड इफ यू आर द फर्स्ट वन टू क्लेम अ पर्टिकुलर इशू, यू कैन claim your prize that Unacademy has for you, and for more details you can check out the description. Lastly, if you want to stay updated about my classes and my sessions and my upcoming videos and everything, you can follow me on my Telegram channel, Neha Singh Unacademy Law. That is my Telegram channel. So that's it. Thank you so much for listening to that. And coming back to our topic of discussion, कि जो 3 acts हमने discuss किए उनके कौन से provisions थे जो कि majorly controversy में थे. ठीक है. So पहला provision ये था कि उन acts में it allowed farmers to trade in outside trade areas such as farm gates, factory premises, cold storage and so on. पहले क्या था कि फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोड्यूस सिर्फ एपीएमसी यार्ड्स, जिनको मंडीज भी कहते हैं, वो सिर्फ मंडीज में बेच सकते थे. ठीक है. अब इन एक्ट्स के आ जाने से क्या हुआ कि फार्मर्स जो हैं अपने प्रोड्यूस को सिर्फ मंडीज में नहीं, they could sell it in various other areas, जैसे कि farm gates, factory premises, cold storages वगैरह वगैरह. ठीक है. So this was one thing. Next, alternative trading channels. It facilitates lucrative prices for farmers via alternative trading channels to promote barrier-free intra-state and interstate trading of agricultural produce. So, जो farmers हैं, वो alternative trading channels का use करके they could have gained lucrative prices अपने प्रोड्यूस पे. ठीक है. जो भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, द लॉज दे एम्ड कि जो फार्मर्स हैं उनको बेस्ट प्राइसेस मिले उनके प्रोड्यूस के लिए, और उसको वो जहां मन जैसे मन वो बेच सकते थे. सो एकदम बैरियर फ्री वो ट्रेड कर सकते थे इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट विथ रिगार्ड्स टू देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ठीक है. सो ये सेकेंड प्रोविजन था विच वॉज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट जो है, the law aims to offer a framework for farmers to engage in contract farming, in which producers could enter into a direct arrangement with the buyer to sell their produce to them at predetermined pricing. So this was another thing जो कि controversy में था, क्योंकि ये जो laws हैं ये farmers और प्रोड्यूसर्स. ठीक है. फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स. अब ये प्रोड्यूसर्स कौन हो सकते थे? ये प्रोड्यूसर्स हो सकते थे इंडिविजुअल्स, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी ग्रुप्स, सोसाइटीज एटसेट्रा एटसेट्रा. ये प्रोड्यूसर्स कोई भी हो सकते थे. दीज वर स्पॉन्सर्स. ठीक है. ये स्पॉन्सर्स जो हैं, फार्मर्स जो हैं, इन स्पॉन्सर्स के साथ डायरेक्ट अग्रीमेंट कर सकते थे. डायरेक्ट अग्रीमेंट उनके साथ कर सकते थे कि वो अपने जो भी उनका प्रोड्यूस होगा उसको एक प्री डिटरमाइंड प्राइसिंग पे बेचने के लिए एक डायरेक्ट अग्रीमेंट कर सकते थे इनमें से किसी के भी साथ. ठीक है. सो दिस वाज
another provision. Also, the law allowed farmers and sponsors to enter into farming agreements. So yes, they could enter into farming agreements आपस में, और कोई भी third party engaged in the transaction must be mentioned expressly in the agreement, in the contract. ठीक है, so इन दोनों के बीच आपस में agreement होता with regards to whatever produce जो farmers produce करते, जो भी agricultural produce वो produce करते, उनको वो sponsors जो हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइसिंग पे खरीदने के लिए एक प्रायर एक अग्रीमेंट कर सकते थे फार्मर्स और स्पॉन्सर्स। ठीक है, और कोई भी थर्ड पार्टी अगर इस ट्रांजैक्शन में इंगेज होती तो उसको एक्सप्रेसली मेंशन करना होता उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, सो ये सारी प्रोविजंस थे। अब देखते हैं कि फार्मर्स के डिमांड्स क्या थे। पहली चीज तो यही कि वो चाहते थे कि ये सारे फार्म लॉज रिपील हो जाएं। So the first and foremost demand that the farmers organizations had was कि ये तीनों जो एग्रीकल्चरल लॉज हैं ये रिपील हो जाएं। उसके बाद उनका एक कंसर्न था मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी। ठीक है, उनका एक कंसर्न मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट उनकी डिमांड एक ये भी थी कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलते रहने चाहिए। उनका जो भी प्रोड्यूस है, जो भी क्रॉप्स हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योर करती है एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, सो ये जो आने वाले लॉज थे वो सॉर्ट ऑफ ऐसा इन फार्मर्स का मानना था कि इस एमएसपी को ये थ्रेटन करते हैं। सो अगर एमएसपी को थ्रेटन करते थे ये लॉस, तो उसकी वजह से फार्मर्स को बहुत लॉस हो जाता है, बिकॉज अगर फार्मर्स अपने क्रॉप्स को कहीं और नहीं बेच पाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो फार्मर्स से खरीद लेती थी। ठीक है, सो दिस वाज अनदर इशू जो कि फार्मर्स चाहते थे कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये नहीं हटना चाहिए। तो द फार्मर्स आर दे ऑल्सो डिमांडेड टू गेट अ रिटन अश्योरेंस कि एमएसपी को कुछ नहीं होगा, एमएसपी इज हियर टू स्टे। ठीक है, सो दिस वाज अनदर कंसर्न ऑफ द फार्मर्स। एंड तीसरी चीज, दे वांटेड कि जो मंडी सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, जो मंडी सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे। क्यों वो चाहते थे कि मंडी सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे? क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर मान के चलो कॉर्पोरेशंस और फार्मर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो देयर वाज अ चांस कि जो अग्रीमेंट होगा उन दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होगा बाय द कॉर्पोरेशंस, क्योंकि मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं दे आर स्मॉल स्केल मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनका नंबर कम है हमारी कंट्री में। देयर आर लॉट ऑफ मार्जिनल स्मॉल स्केल फार्मर्स, और ऐसा मानना था फार्मर्स का कि अगर ये अग्रीमेंट अलाउ कर दिया जाता है तो जो कॉर्पोरेशंस हैं वो पूरी तरह से डोमिनेट कर लेंगे और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऐसे स्मॉल स्केल फार्मर्स को। ठीक है, सो दे वांटेड कि जो मंडी सिस्टम है वो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आए। ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो एमएसपी था इट इज अ मिनिमम प्राइस गारंटी दैट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स व्हेन दे सेल पर्टिकुलर क्रॉप्स। So these crops are procured by government agencies at a promised price to farmers, and the MSP cannot be altered in any given situation. ठीक है, सो जो क्रॉप्स है, जो फार्मर्स जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उसको गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर कर लेती थी एक प्रॉमिस्ड प्राइस पे, और ये जो प्राइस है इसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी देयरफॉर क्या होता है कि ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं इन द कंट्री। जैसे अगर कभी ऐसा हुआ कि क्रॉप प्राइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा गिर गए, ड्रास्टिकली गिर गए, तो चूंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो प्रोक्योर कर रही हैं क्रॉप्स वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही करेंगी, उस प्राइस को चेंज नहीं किया जा सकता। सो इवन इफ मार्केट प्राइसेस गिर जाते थे क्रॉप्स के, तो भी फार्मर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता था क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती थी एमएसपी पे। ठीक है, सो वीट एंड राइस अमंग द टॉप क्रॉप्स, वीट एंड राइस जो है दे आर अमंग द टॉप क्रॉप्स जिनको प्रोक्योर किया जाता है बाय गवर्नमेंट, और टोटल कुछ 22-23 ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योर करती हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली चूंकि ये एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, दे डिड नॉट वांट कि इस एमएसपी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ देयर कंसर्न्स। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि फार्मर्स नहीं चाहते थे कि एपीएमसी का रोल भी डाइल्यूट हो। ठीक है, या मंडी सिस्टम जो है उसमें भी किसी तरह का चेंज आए, ये भी फार्मर्स नहीं चाहते थे, क्योंकि वही जब अगर कॉर्पोरेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं
वो अगर कॉरपोरेशंस के साथ अग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, इफ दे एंटर इनटू अग्रीमेंट्स विद कॉरपोरेशंस, तो उससे बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है कि ये एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू नेगोशिएट विथ ह्यूज कॉरपोरेशंस, ठीक है। सो एंड देयरफॉर मे बी कॉरपोरेशंस कैन डोमिनेट देम इस तरह से कि भाई उनको मे बी बहुत कम दाम पे अपने क्रॉप्स बेचने पड़े, या फिर अदर टर्म्स ऑल्सो द कॉरपोरेशंस वर एट अ वेरी यू नो obvious stage जहां पे they could have exploited these small and marginal farmers, ठीक है। so this was another issue of farmers, ठीक है। so इस वजह से जो है ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था for over a year, ठीक है। एंड आफ्टर वी नो कि 19 नवंबर को ये फार्म लॉज जो है इनको रिपील कर दिया गया फाइनली, लेकिन अभी भी फार्मर्स जो है इनके कुछ डिमांड्स हैं दैट दे वांट कि सुने जाएं और उस पर एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो व्हाट आर द फार्मर्स डिमांडिंग नाउ, अब क्या डिमांड है फार्मर्स की वो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो पहली डिमांड फार्मर्स की ये है कि दे वांट कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, ये एक मतलब दिस सिस्टम एग्जिस्ट, लेकिन ये इसका ना किसी भी लॉ में या किसी भी स्टैट्यूट में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। सो व्हाट फार्मर्स वांट इज कि ये जो एमएसपीज हैं इनको एक लेजिस्लेटिव बैकिंग दी जाए, ठीक है, ताकि ये और अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। सो दे वांट कि जो एमएसपीज हैं इसके ऊपर एक स्टैट्यूट या लॉ बना करके इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग दी जाए, ताकि ये जो एमएसपी विच सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट्स फार्मर्स इंटरेस्ट्स, ये बिल्कुल मतलब सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है। सो पहला तो इनका डिमांड ये है। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि जो एमएसपीज हैं उनको डिसाइड किया जाता है, ठीक है, उनको डिसाइड किया जाता है, और एक बार अगर उसको डिसाइड कर लिया गया तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि इन एमएसपीज को डिसाइड किया कैसे जाता है, हाउ इज एमएसपी डिसाइडेड, ठीक है, हाउ इज एमएसपी कैलकुलेटेड। सो अगर हम 2018 2019 2018 2019 के यूनियन बजट को देखें, ठीक है, ये यूनियन बजट को देखें, तो एमएसपीज जो हैं, एमएसपीज के बारे में इसमें ये लिखा था कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा फार्मर्स का, उसका 1.5 टाइम्स जो है एमएसपी होगा, ठीक है। सो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था फार्मर्स का, ठीक है, टू प्रोड्यूस कोई भी सर्टेन क्रॉप, उसका 1.5 टाइम्स जो है एमएसपीज होगा, यानी वो प्राइस जिसपे गवर्नमेंट एजेंसीज उस क्रॉप को प्रोक्योर करेंगी, ठीक है। सो जैसे मान के चलो अगर फार्मर्स को टोटल 100 रुपए लगे थे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना था, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कुछ 30-40 रुपए का बीज था और कुछ 50-60 रुपए के फर्टिलाइजर्स थे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है। सो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका 100 रुपीज था, तो एमएसपी जो है वो 150 रुपीज होता, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ एमएसपी इज कैलकुलेटेड। बट एक और चीज ध्यान में रखने की ये है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हम नापेंगे, क्या क्या चीजें हम मेजर करेंगे जिससे हमें एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाए, ठीक है। सो दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ डिबेटेबल थिंग बिटवीन फार्मर्स एंड द सेंटर। तो देखते हैं कि क्यों, व्हाई इज दिस डिबेटेबल नाउ। तो अब जैसे मान के चलो कि गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करने के लिए, गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करने के लिए एक मेथड यूज करती है, ठीक है। जो मेथड यूज करती है उसका नाम है A2+FL मेथड, ठीक है, A2+FL मेथड। अब ये A2+FL मेथड क्या है, आई विल एक्सप्लेन। A2 मेथड जो है, A2+FL मेथड जो है, इसमें A2 जो कंपोनेंट है ये बेसिकली वो कंपोनेंट है जो कि डिटरमाइन करता है कि जैसे कि सीड्स कितने मतलब सीड्स को खरीदने में कितने पैसे लगे फार्मर्स के, फर्टिलाइजर्स वगैरह में कितने पैसे लगे। सो ठीक है, सो मतलब इन ऑर्डर टू ग्रो दैट क्रॉप क्या उनका कॉस्ट लगा, वो A2 से कैलकुलेट होता है, ठीक है। FL क्या है, FL इज बेसिकली फैमिली लेबर, ठीक है, FL इज बेसिकली फैमिली लेबर। फैमिली लेबर इज बेसिकली जैसे मान के चलो कोई ऐसी फैमिली है जिसमें कि मतलब मम्मी पापा बच्चे सबके सब फार्मिंग करते हैं,
ठीक है, तो अब वो आपस में कोई इनकम तो वैसे अर्न नहीं कर रहे, राइट? अब जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई इनकम नहीं अर्न कर रहे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते टाइम पे गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि ये जो फैमिली लेबर है, जो भी लेबर लगाया है पूरी फैमिली ने मिल करके उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको भी मनी के टर्म्स में काउंट किया जाए। ठीक है, इट शुड बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो लेबर को मनी के टर्म्स में काउंट किया जाए। ठीक है, सो बेसिकली ये जो मेथड है इसको इसको गवर्नमेंट यूज करती है A2+FL मेथड। यानी जो उनका जो पैसा लगा वो तो एक चीज, और दूसरा कि जो फैमिली लेबर जो भी लगा है उनका, उसको भी मनी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाए, और ये मिल के जो है डिटरमाइन करता है कि क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड देन इसका 1.5 टाइम्स जो है वो MSP होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फार्मर्स क्या डिमांड कर रहे हैं? फार्मर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द A2FL मेथड, व्हाट द गवर्नमेंट शुड यूज इज A2+FL प्लस C2 मेथड। अब ये C2 क्या है? ये C2 क्या है? A2FL तो हमने समझा, C2 क्या है? सो C2 इज बेसिकली, just give me a moment. C2 is what is C2? C2 is cost of land. ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड। अब ये फार्मर्स क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि फार्मर्स का ऐसा कहना है कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, तो वो उन्होंने लैंड जो है वो रेंट पे ले रखा है। ठीक है, उन्होंने लैंड जो है वो रेंट पे ले रखा है, तो इस ये रेंट भी तो उनको देना पड़ता है। तो वाई इज दिस नॉट एडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्यों ना ऐड करें? तो जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास लैंड नहीं है, जो कि रेंट देते हैं अपने जिस भी लैंड पे वो कल्टीवेट कर रहे हैं उसके लिए वो रेंट देते हैं, सो दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड ऑल्सो फार्मर्स का कहना है कि जो लार्ज फार्मर्स है, मान के चलो जो लार्ज फार्मर्स है जिनके पास अपना लैंड है, ठीक है, जिनके पास अपना लैंड है, भाई अगर वो अपना लैंड रेंट पे दे देते तो वो भी तो कुछ अर्न करते। ठीक है, इफ दे कुड हैव गिवन देयर लैंड ऑन रेंट, तो दे कुड हैव आल्सो अर्न समथिंग। सो दैट इज वाई फार्मर्स की ये डिमांड है कि ये जो कॉस्ट ऑफ लैंड है इसको भी ऐड किया जाए वाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो ये जो है पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी कहानी है कि अगर कॉस्ट ऑफ लैंड को भी इंक्लूड किया जाएगा तो अब इस पे 1.5 दिया जाएगा, राइट? सो डेफिनेटली जो फार्मर्स की मतलब फार्मर्स का जो इनकम है या फार्मर्स की जो अर्निंग है वो उस हिसाब से इंक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज व्हाट द फार्मर्स आर डिमांडिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, कि MSP जो है उसको एक तो लेजिस्लेटिव बैकिंग मिले, और MSP को कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड को भी ऐड करना चाहिए। ठीक है, so this particular video was actually inspired by an article in the Hindu, जो 19th नहीं 20th November को it was published in the Hindu। उसके उससे इंस्पायर्ड ये आर्टिकल है, उससे इंस्पायर्ड ये सेशन है। सो आई होप कि दिस गेव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, एग्जैक्टली कहानी क्या थी, और कहाँ से फार्म लॉज कौन से थे, और उसमें मतलब व्हाट वर द प्रोविजंस जो कि कंट्रोवर्शियल थे, जिन पे फार्मर्स जो हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली जब फाइनली उन लॉज को विड्रॉ कर लिया गया है तो भी फार्मर्स की अभी क्या डिमांड्स हैं। ठीक है, सो दिस वॉज वॉट दिस होल वीडियो वॉज ऑल अबाउट। आई होप दैट यू एन्जॉयड इट, and thank you so much for watching this video, and if you did like it, please इसको जाते जाते like कर देना, share कर देना, subscribe to Unacademy Law and hit the bell icon so that you stay updated, you stay notified whenever your favorite educator comes online. So that's it. Thank you so much for joining this session, guys. I hope you found it useful, you found it informative. Take care. Bye bye.